हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं इस साल की एक और मच अवेटेड फिल्म डून के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। जिस ट्रेलर को फाइनली रिलीज कर ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि हमें ये फिल्म इसी साल देखने मिलेगी। कब, फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन जब स्टूडियो की तरफ से फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी तो उस टाइम पर फिल्म की इसी साल 18 दिसंबर की रिलीज डेट को भी कंफर्म किया गया था, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि हो सकता है कि पेंडेमिक के चलते इस रिलीज डेट को भी चेंज किया जाए। और एक बात जो इस फिल्म को लेकर सभी को पता होगी कि ये फिल्म हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा एंटिसिपेटेड नहीं है, लेकिन जो लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि फिल्म की स्टार कास्ट से लेकर बाकी जितने भी नाम इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को अगर मिलाकर देखा जाए तो इससे पता चलता है कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है। और ऊपर से फिल्म का बजट भी अच्छा खासा रखा गया है, यानी स्टूडियो को इसकी पूरी गारंटी है कि जिस फिल्म के प्रोजेक्ट पर वो लोग पैसे लगा रहे हैं उसे लोग देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो कि मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। क्योंकि इसके पहले डून के यूनिवर्स को जब नॉवेल से हटाकर फिल्म की एडेप्टेशन दी गई थी, जिसका ईयर था 1984 का, तो वो फिल्म इस नॉवेल के साथ तो प्रॉपर इंसाफ बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। और बाद में साइफा वाले की तरफ से इसकी मिनी टीवी सीरीज की भी एडेप्टेशन की गई थी, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 2000 और 2003 में, जिन टीवी सीरीज का लेना देना फिल्म से बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो तैयारी लेजेंडरी पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से की गई है, वो मेरे हिसाब से तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग की ही लग रही है, ताकि लोगों को भी डून के इस यूनिवर्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता चले। क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्स है जो कहा जाता है कि स्टार वॉर्स के यूनिवर्स से बहुत ज्यादा अलग था। इनफैक्ट जब जॉर्ज लूकस ने अपनी स्टार वॉर्स फिल्म की भी शुरुआत की थी तो उस टाइम पर भी अपने इस फिल्म के आइडिया को उन्होंने इसी डून की नॉवेल से इंस्पायर करके बनाया था। यानी काफी सारी चीजें जो हो सकता है कि आपको इस टाइम पीरियड में स्टार वॉर्स की जैसी ही लगे, जिन्हें कंपेयर करने की गलती मेरे हिसाब से तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि डून का पूरा यूनिवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार वॉर्स के पहले क्रिएट किया गया था, वो भी फ्रैंक हर्बर्ट की लिखी गई नॉवेल में, जिसकी टोटल 6 नॉवेल्स रिलीज की गई थी और उसके अलावा 2 नॉवेल्स और 2006 और 2007 में रिलीज की गई थी, ताकि डून के यूनिवर्स को और अच्छी तरीके से उन दोनों नॉवेल्स में एक्सप्लेन किया जा सके। और अब बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव है, जो फिल्मों को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्यार से डायरेक्ट करते हैं। ये चीज हमें उनका पैशन दिखाती है कि वो फिल्मों को डायरेक्ट करने के मामले में कितने अलग लेवल के डायरेक्टर है। खास करके साल 2017 में आई हुई फिल्म ब्लेड रनर 2049, जो एक्चुअल में बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट सीक्वल के साथ साथ एक अच्छी डायरेक्ट की गई फिल्म भी थी, वो भी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, जो डेफिनेटली आपको देखनी ही चाहिए। क्योंकि फिल्म का थिएटर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब था, इसीलिए उन्हें स्टूडियो की तरफ से एक मेगा बजट की फिल्म दे दी गई, ताकि वो इसके यूनिवर्स को लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे, जो कि ट्रेलर देखकर ऑब्वियसली प्रॉमिसिंग लगता ही है। क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर डेनिस ने ये भी कहा है कि वो इस डून के पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट में कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसकी डील उन्होंने ऑलरेडी स्टूडियो के साथ कर रखी है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म की अगर सक्सेस होती है बॉक्स ऑफिस पर, तो डेफिनेटली स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म के टोटल 3 पार्ट्स की तैयारी की जाएगी, ताकि इसकी लिखी गई नॉवेल के साथ पूरी तरीके से इंसाफ किया जा सके। बट फिलहाल तो अभी सिर्फ 2 ही पार्ट की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें से एक फिल्म तो बनकर पूरी तरीके से रेडी है, बाकी पार्ट जैसे कि मैंने आपको कहा इसके सक्सेस पर डिपेंड करता है। तो इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि डेनिस ने इस फिल्म को पूरी तरीके से कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा, यानी फिल्म की कहानी को आधे में खत्म किया जाएगा, ताकि फिल्म के सीक्वल के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन की जा सके, जो ऑब्वियसली स्टूडियो की तरफ से की ही गई है। तो चलिए अब उन्हीं सभी प्रिपरेशन पर नजर डालते हैं, जिन्हें मैंने अपनी इसकी पिछली वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं किया था। क्योंकि अब ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर में हमें देखने के लिए विजुअल्स के अलावा फिल्म के प्लॉट पॉइंट्स भी दिखाए जाते हैं और काफी सारे कैरेक्टर्स भी, जिन्हें सही तरीके से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डून के पूरे यूनिवर्स को अच्छी तरीके से समझना है तो पहले जाकर उस वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ऊपर दिए गए आई बटन में दे दूंगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको प्लॉट पॉइंट्स के अलावा कैरेक्टर्स की डिटेल्स काफी अच्छी तरीके से दी है, जिनमें से ऑब्वियसली और भी ऐसी काफी सारी डिटेल्स हैं जिन्हें अब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टिमोथी चैलेमेट के कैरेक्टर को, जिनके कैरेक्टर का नाम है इस फिल्म में पाउल एट्रीज, और वहाँ पर उनका कैरेक्टर हमें जेंडिया के कैरेक्टर चेना के साथ दिखाया जाता है। जिस सीन को देखकर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाउल एक विजन देख रहा है, वो भी फ्यूचर का, जिस फ्यूचर में वो एर्क इस प्लेनेट पर होगा चेना के कैरेक्टर के साथ। क्योंकि फिलहाल तो पाउल का कैरेक्टर अभी अपने होम प्लेनेट कैलेडेन पर है। तो अब इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि पाउल के कैरेक्टर के पास प्रोफेसी के हिसाब से फ्यूचर देखने की पावर्स है, जिन्हें वो किसी भी कीमत में बदलना चाहता है। क्योंकि फ्यूचर
हाउस ऑफ एंड्रिस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो इस चीज को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हाउस ऑफ एंड्रिस का एम्पायर कैलेडियन प्लेनेट और एर्किस प्लेनेट पर चलता है और उनकी पूरे यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा चलती है। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है जो वक्त के साथ साथ फिलहाल तो अभी ढलता चला जा रहा है। यानी कि पॉल के पिता ड्यूक ने जो अपना नाम बाकी प्लैनेट्स पर कब्जा करके बनाया था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी एर्किस प्लेनेट के अलावा कैलेडियन प्लेनेट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसे जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो हाउस ऑफ एंड्रिस का नाम पूरी तरीके से यूनिवर्स से ही गायब हो जाएगा। और अब बात करें प्रोफेसी की, तो ये प्रोफेसी पॉल और उसकी माँ लेडी जेसिका से जुड़ी हुई है कि लेडी जेसिका ड्यूक ल्यूटो के साथ मिलकर एक संतान को जन्म देगी जो आगे चलकर हाउस ऑफ एंड्रिस को पूरी तरीके से बरकरार रखेगा और उसके साम्राज्य को आगे और भी ज्यादा फैलाएगा। तो अब वो वक्त आ गया है क्योंकि प्रोफेसी के हिसाब से लेडी जेसिका का बेटा फ्यूचर भी देखेगा। और इस पूरे की पूरी प्रोफेसी की बात करें तो इसकी प्रेडिक्शन हेलन मोहिम ने प्रेडिक्ट की थी, जो इस डून के पूरे यूनिवर्स की एक हिसाब से आप कह लो सबसे ज्यादा स्मार्ट और भविष्यवाणी करने वाली औरत है। इसीलिए प्रोफेसी के चलते पॉल को हेलन के पास आकर गैमजा बार का टेस्ट देना होगा, जिस टेस्ट में अगर वो पास हो गया तो प्रोफेसी के हिसाब से पॉल वही संतान है जो इस पूरे के पूरे राज्य यानी साम्राज्य को बचाएगी। तो ये गमजबार टेस्ट किस तरीके का होगा उसकी डिटेल तो आपको ट्रेलर में ही देखने मिल जाती है कि पॉल को बस हेलन के सामने अपनी स्किल्स दिखानी है, वो भी काफी ज्यादा प्रेशर के रहते हुए, जैसे कि दर्द और तकलीफ जो उसे उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालने से होगी। जिस बॉक्स से अगर पॉल ने अपने हाथ को निकाला तो हेलन अपने हाथों से पॉल को मार देगी। यानी देखा जाए तो पॉल की ट्रेनिंग को स्टार्ट से ही बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया होगा ताकि वो इस टेस्ट में किसी भी कीमत में पास हो जाए। और पॉल को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने का काम उसकी माँ लेडी जेसिका और उसके पिता के राइट हैंड गुर्नी हेर्लिक ने किया है, जो उसे फाइटिंग स्किल्स में बहुत ही ज्यादा माहिर बनाते हैं। और उसकी माँ लेडी जेसिका उसे सोचने और समझने की अच्छी खासी नसीहत देती है। तो अब इन तीन कैरेक्टर्स की बात करें तो लेडी जेसिका के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस फिल्म में रिबेका फर्गुसन ने और हार्लो के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है जॉर्ज बॉलिन ने। और इसके अलावा आ जाए हेलिन पर, तो हेलिन के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस फिल्म में चार्लोट रैम्पलिंग ने। और अब डून के पूरे यूनिवर्स की बात करें तो डून के इस यूनिवर्स में बहुत ही फ्यूचर में बेस किया गया है, जिस फ्यूचर में लोग कार और बाइक से नहीं बल्कि एक हैवी क्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं, जिसे डून के यूनिवर्स में ऑर्निटॉप्टर भी कहा जाता है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्रिएशन ड्रैगन फ्लाई को देखकर ही की गई है। और इसके अलावा भी डून के यूनिवर्स में और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज है जिनकी छोटी सी ग्लिम्स ऑब्वियसली हम फिल्म के इस ट्रेलर में देख रहे हैं, खास करके फाइटिंग के टाइम पर इस अजीब से ग्लिच के शील्ड को यूज करना ताकि इससे फाइटिंग स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो। और लास्ट नॉट द लीस्ट एर्किस प्लेनेट पर सर्वाइव करने के लिए ये सूट, क्योंकि एर्किस का पूरा प्लेनेट एक डेजर्ट प्लेनेट है और डून के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी। और सभी के सभी प्लेनेट के लोग, खास करके हाउस ऑफ एल्केनिन के लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, क्योंकि एर्किस प्लेनेट पर एक तरीके की स्पाइस भी निकलती है जिसे प्रोड्यूस करने का काम इस डेजर्ट के अंदर रहने वाले वॉर्म करते हैं। आई मीन जाइंट से वॉर्म, यानी कि अगर जाइंट से वॉर्म को खत्म कर दिया जाए तो स्पाइस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों ही चीजें इस प्लेनेट के लिए भी और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्पाइस की बात करें तो स्पाइस एक तरीके का ड्रग है जिसे जो भी लोग अगर लेते हैं तो उनकी आंखें हमें ब्लू दिखती है और वो एक हिसाब से सुपर हीरोज भी बन जाते हैं, सिंपली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्पाइस को यूज करने के बाद लोग कहीं पर भी टेलीपोर्ट के अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। और इसी स्पाइस की मदद से हाउस ऑफ एंड्रिस के लोगों ने डून के यूनिवर्स के सारे प्लेनेट पर अपना कब्जा किया था, जिसे अब सही तरीके से पॉल के पिता ड्यूक संभाल नहीं पा रहे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ड्यूक के कैरेक्टर पॉल के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनके किस्से कहानियां इतिहास में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और इसके अलावा पॉल अपना मेंटोर जेसन मोमोआ के कैरेक्टर ड्यूकन को भी मानता है। और ड्यूक के कैरेक्टर की बात करें तो उनके कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस फिल्म में ऑस्कर आइजैक ने। तो अब यहाँ पर जेसन मोमोआ के कैरेक्टर ड्यूकन की बात कर लेते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी एर्किस प्लेनेट की दी गई है कि वो अपने लोगों के साथ जाकर उस प्लेनेट की रक्षा करे। लेकिन वहां जाने के बाद जो हम ट्रेलर में सुनते हैं ट्रैप के बारे में, वो उसमें फंसेंगे, जिससे निकालने के लिए सिचुएशन को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि पॉल की एंट्री एर्किस प्लेनेट पर होगी, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोगों ने विद्रोह कर रखा है, जिनके लीडर ज़वी ब्रीडम के कैरेक्टर सेटिलगर है, जिन्हें डून के यूनिवर्स में फूमेन कहा जाता है, जो लोग इसी प्लेनेट पर पैदा हुए हैं। यानी कि फूमेन जाति के लोग एर्किस प्लेनेट को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इनफैक्ट वो लोग स्पाइस का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं ताकि वो लोग उन लोगों से लड़ सके जो लोग इस प्लेनेट पर आकर अपना राज्य दिखाना चाहते हैं। और उन्हीं के ग्रुप में चीनी का कैरेक्टर भी है, जिसे वहाँ पर भेजने का काम लेड केनेस के कैरेक्टर ने किया है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में शैरन डूकन ने प्ले किया है। तो उनके कैरेक्टर को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है, इसलिए यहाँ पर मैं वही बात रिपीट कर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन उनका कैरेक्टर इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जिसके डेफिनेटली स्पॉइलर मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो आते हैं फिर से पॉल के कैरेक्टर पर, जो अपने होम प्लेनेट कैलेट से एर्किस आएगा, जो चीज पॉल के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि पॉल जिस प्लेनेट से बिलोंग करता है यानी कि कैल्डेन, वो प्लेनेट एक्चुअल में एक आइलैंड प्लेनेट है, यानी कि टेम्परेचर के मामले में बहुत ही ठंडा प्लेनेट। और वही बात करें एर्किस प्लेनेट की, तो एर्किस प्लेनेट कैल्डेन से बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पर पानी नाम की चीज नहीं बल्कि सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, जिसमें सर्वाइव करने के लिए उसी सूट को पहना जाता है जिसका नाम है स्टील सूट। तो पॉल को इस एर्किस प्लेनेट पर आकर फेमेन के लोगों का दिल जीतना होगा और उन्हें यही बताना होगा कि हाउस ऑफ एड्रिस के लोग एर्किस प्लेनेट के लोगों का भला ही चाहते हैं। और अब पॉल की मॉम लेडी जेसिका की बात
करें तो उन्हें ड्यूक के पास एक संतान पैदा करने के लिए तो भेजा गया था, लेकिन वो संतान एक लड़की होनी चाहिए थी, जो लेडी जेसिका के ड्यूक के प्यार में पड़ने के बाद पूरी तरीके से बदल गई और लेडी जेसिका ने ड्यूक को एक बेटा दिया प्रोफेसी के हिसाब से। तो अब इस लड़की के चक्कर की बात करें तो लेडी जेसिका को लड़की पैदा करने के लिए वहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि आगे चलकर उसकी शादी हाउस ऑफ एरकनिन घराने से करवा दी जाए, ताकि आगे चलकर एड्रिस के पूरे साम्राज्य पर बिना किसी झगड़े के काफी आसानी से कब्जा कर लिया जाए, जो फिलहाल तो हो नहीं पाया। इसलिए अब वॉयलेंस का ही रास्ता बचा है एरकनिन के लोगों के पास, जिसमें वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस भी होते जा रहे हैं। तब बात करते हैं फिल्म के विलेंस की, जिन्हें हमने ट्रेलर में देखा तो सबसे पहला नाम आता है डेव बटिस्टा के कैरेक्टर बीस्ट का, जो पूरी तरीके से अंडर काम वेलेडीन नाम के कैरेक्टर के साथ करता है, जो कि हाउस ऑफ एरकनिन से बिलोंग करता है। और इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में स्टेलिन स्कारगार्ड ने प्ले किया है और उनकी भी झलक हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि उन्हें किस तरीके का बॉडी सूट पहनाया गया है ताकि वो पूरी तरीके से डून के यूनिवर्स के परफेक्ट विलेन लगे, क्योंकि ये विलेन दिखने में बहुत ही ज्यादा फैट है, जो खुद ही के वेट से बिल्कुल भी चल नहीं सकता, जिसके लिए वो एंटी ग्रेविटी की डिवाइस की मदद भी लेता है। तो अब ऐसे कैरेक्टर को तो एर्किस प्लैनेट की स्पाइस की जरूरत पड़ती ही है, जिसे लाने की जिम्मेदारी पहले रूबन के खानदान को दिया गया था, जो फिलहाल तो एडविस के लोगों के सामने टिक नहीं पाए। यानी 20 की काफी पुरानी दुश्मनी एडविस प्लैनेट से है, जिन्हें मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऑब्वियसली 20 का कैरेक्टर गया भी है अपने माता पिता को मारकर। और बात जाए चैंग चैंग के कैरेक्टर डॉक्टर वेलिंगटन पर, तो उनकी डिटेल मैंने आपको पहले दी थी, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि वो एक ह्यूमन सुपर कंप्यूटर है, जिनका नॉलेज उनके यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बज रहा है उस सॉन्ग का नाम है एक्लिप्स, जिसे गाया था पिंक फॉरवर्ड ने। तो अब यहाँ तक मैंने आपको जो भी डिटेल दी है वो इतनी भी ज्यादा स्पॉइलर है नहीं, और अब इसके आगे मैं जो कोई भी बात करने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर है, इसलिए यहाँ पर स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है। और अगर आपने डून फिल्म देख रखी है पुरानी वाली, तो ये स्पॉइलर्स आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन स्पॉइलर की डिटेल्स को। जैसे कि अगर बात करें चैनी की कैरेक्टर की, तो चैनी एक्चुअल में लेट कैनस की बेटी है, जिसे उन्होंने एर्किस प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट लोगों से घुलने मिलने के लिए भेजा है, और हाँ, पॉल से नजदीकियां बढ़ाने के लिए भी। और इसके अलावा बात करें लेडी जेसिका की, तो लेडी जेसिका आगे चलकर हॉर्लिक के प्यार में भी पड़ेगी, जो कि लेडी जेसिका के पति ड्यूक के मरने के बाद होगा। लेकिन पॉल के अलावा लेडी जेसिका एक बेटी को भी जन्म देगी, जो डून के इस यूनिवर्स में आगे चलकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे बड़े स्पॉइलर की बात करें तो वो स्पॉइलर है पॉल का प्रोफेसी के हिसाब से बिल्कुल गलत होना, क्योंकि जो प्रोफेसी पॉल को लेकर की गई है वो पूरी तरीके से गलत है, बल्कि असली प्रोफेसी पॉल नहीं, चिल्ड्रन ऑफ डून है, यानी कि पॉल की होने वाली संतानें, जिनके बारे में फिलहाल तो इस फिल्म में बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कहानी और फ्यूचर की है और डून के सेकंड पार्ट की भी। वेल, तो अब ये थी सारी की सारी डिटेल्स डून के यूनिवर्स से रिलेटेड, जिसे मैंने पूरी तरीके से कवर कर आपके लिए डून के पूरे यूनिवर्स को बहुत ही आसान बना दिया है। तो अब अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये यूनिवर्स और ये फिल्म आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में फिर से किसी फिल्म के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय।